नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एड्यू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का भाग भारत और समकालीन विश्व का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए इस वीडियो को हम कई पार्टों में लाएंगे और इस चैप्टर का ये पहला पार्ट होगा। इस चैप्टर के में हम टॉपिक जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फ्रेडरिक सरियू का सपना, जो इस क्लियर करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद हुए परिवर्तन और 1804 का नागरिक संहिता या उसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी जो विचारधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे जो टॉपिक हमारा 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा, वियना की संधि, या फिर जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, महिलाओं का योगदान और विभिन्न प्रतीक और चिन्ह, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं के इतिहास की बुक की पहले चैप्टर की शुरुआत इस चित्र के साथ होता है जो आपको सामने दिख रहा है। इस चित्र का निर्माण फ्रेडरिक सरियू नाम के कलाकार ने किया था, जो फ्रांस का रहने वाला था। पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, फ्रेडरिक सरियू का सपना क्या था? तो हमें इस तरीके से बताना है कि फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों से मिलकर एक चित्र बनाया था, जो ये हमें दिख रहा है। ये 4 चित्रों से मिलकर बना हुआ एक चित्र, जिसमें से पहला चित्र जो ये है, ये जो है पहला चित्र, ये है स्वतंत्रता की मूर्ति, ठीक है, जिसके एक हाथ में आपको मशाल नजर आ रहा है, दूसरे हाथ में मानव अधिकार की किताब। ठीक, दूसरे चित्र में ये लोगों को दिखाया हुआ है जो इस मूर्ति को पार करना चाहते हैं, जो इसके पीछे कतार लगा के पीछे एक लाइन से लगे हुए हैं। ये सारे के सारे यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों ने अपने देश का झंडा पकड़ रखा है, ठीक है, और कुछ देश इस मूर्ति से आगे जा चुके हैं। इस मूर्ति से आगे जाने का मतलब है, जो देश इस मूर्ति से आगे जा चुका है वहां स्वतंत्रता मिल चुकी है, मतलब वहां राजतंत्र खत्म हो चुका है और लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, इसलिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को ये मूर्ति से आगे दिखाया गया। और ये जो कतार से लगी हुई लाइन है, इसे क्रांतिकारी के रूप में दिखाया गया है कि क्रांति के जरिए लोग राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र को अपना रहे। तीसरा चित्र आपको यहां पर दिख रहे हैं, टूटे हुए ताज और सिंहासन के रूप में। ये दिखाता है कि लोगों ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका है और लोकतंत्र को अपना रखे हैं। राजतंत्र की जो चिन्हासी है, जैसे ताज, सिंहासन, उनके टुकड़ों को इस तरीके से दिखाया गया। चौथे चित्र में आपको ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं, जो इन सारी चीजों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये क्या है? ईसा मसीह और संत और फरिश्ते के रूप में दिखाए जा रहे हैं, जो इस आंदोलन को, मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ने वाले आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ये है फ्रेडरिक सरियू का सपना, यह फ्रेडरिक सरियू द्वारा बनाया गया चित्र, जो 4 चित्रों से मिलकर बना हुआ है। आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में बताना है। आगे हम देखेंगे पेपर में हम आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है फ्रेडरिक सरियू के सपने, जो चीजें मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये फ्रांसीसी कलाकार थे। फ्रेडरिक सरियू जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और एक कलाकार थे, चित्रकार थे, चित्र बनाते थे। इन्होंने ये चित्र 1848 में बनाया था। ठीक है, ये चित्रों की माला है, मतलब 4 चित्रों से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे लोग अपने देश के झंडे को लेकर एक पंक्ति में आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देश लोकतांत्रिक देश, उससे आगे जो है
वो टूटे हुए ताज और सिंहासन और अन्य राजशाही प्रतीकों को बिखरे हुए दिखाया गया है। ठीक है, जो ये इसका प्रतीक है कि वहां पर लोकतंत्र लोकतंत्र की स्थापना जीत हुई है और राजतंत्र खत्म हो चुका है। और चौथे श्रेणी के चित्र में क्या दिखाया है कि देवी देवता देखकर उसे खुश हैं और ईश्वर का समर्थन है इस आंदोलन का। तो चित्र के जरिए फ्रेडरिक सरियू क्या दिखाना चाहते हैं? फ्रेडरिक सरियू दिखाना चाहते हैं कि यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, कि सभी लोग स्वतंत्र रहे, उन्हें बोलने की आजादी रहे। ठीक है, उन्हें हर चीज की आजादी रहे। स्वतंत्र का मतलब होता है आजादी, समानता, सभी लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, और अगला क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना मतलब है, आप बोलेंगे तो होता है देश प्रेम। मतलब यूरोप में क्या चाहते हैं? देश प्रेम की भावना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि देश प्रेम की भावना से लोग एकता और समानता के भाव से जुड़ जाते हैं, क्योंकि देश प्रेम की जो भावना है सभी लोगों को एकजुट कर देता है और समान अधिकारों की भावना मिलने लग जाती है देश प्रेम में। ठीक है, फिर आगे हम अभी अगले टॉपिक पढ़ने से पहले हम यूरोप का मानचित्र देखेंगे कि यूरोप दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है यूरोप का मैप। ये यूरोपीय मैप है। हमें यूरोप के सभी देशों के बारे में नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमें फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, इन सब टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। और ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की भावना, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इन 4 देशों के बारे में पढ़ना है। एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें मैप देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हम ये समझ सके कौन सा देश कहाँ पे है, उसकी स्थिति कैसी है, किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैलता है। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जो थी या क्रांति जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। फ्रांस के बाद ये राष्ट्र प्रेम की भावना इटली, जर्मनी और फिर ब्रिटेन में भी फैलने लग गई। क्यों? क्योंकि ये सब आसपास में, अगर एक जगह पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई या लोकतंत्र की मांग होगा तो धीरे धीरे सभी देशों में भी मांग होने लग जाती है। 3-4 देशों के बारे में इसके बारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता हमारा फ्रांस की क्रांति, जो 1789 में हुआ था, जिसे हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़े थे। तो क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, कि जब 1789 में जब फ्रांस में जब क्रांति हुआ था तो फ्रांस में क्या बदलाव हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में क्रांति हुई ही किस लिए थी, क्या क्या कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो फ्रांस में क्रांति का सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब राजा, फ्रांस में राजतंत्र था। ठीक है, और ये राजा एक तरीके का निरंकुश राजा था। ठीक है, इसे शासन करना नहीं आता था। प्रजा पर शासन किस तरीके से करते हैं ये चीजें इस राजा को नहीं आता था, जो था लुई 16वां। लुई 16वां जो था जनता की जरूरतों को पर ध्यान नहीं देता था। कोई भी चीज महंगी, खाने पीने वाली चीजें महंगी होने लगी थी फ्रांस पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था लुई 16वां को कि देश कैसे चल रहा है। बस वो अपने फिजूल खर्ची में लगा रहता था, मस्ती में लगा रहता था। लुई 16वां को जनता से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी जनता पर कोई ध्यान नहीं देता था। अगला कारण था राजा अपने मन से फैसला लेता था। ठीक है, जो राजा था अपने मन से फैसला लेता था, राजा को रोकने वाला कोई नहीं था। राजा किसी की बात नहीं मानता था, कोई संविधान नहीं था उसे रोकने के लिए, कोई संसद जैसी व्यवस्था नहीं थी राजा को रोकने के लिए। तो राजा जो चाहता था वही करता था, जिसके कारण वहां की प्रजा बहुत ज्यादा परेशान थी। आर्थिक कारक क्या था? आर्थिक मतलब होता है पैसा।
अब किसी देश में पैसा नहीं होगा तो उस देश में क्या होगा, भूखमरी, ठीक है, विद्रोह, जनता परेशान होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, फ्रांस बहुत सारे युद्ध करने के कारण कर्जों में डूबा हुआ था। जो फ्रांस था वो बहुत ज्यादा कर्जा ले चुका था, किस लिए, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, ठीक है। वो अपने आस पड़ोस के देशों पर कब्जा करता था, युद्ध करता था, जिसके कारण वो कर्ज में डूबा हुआ था, ठीक है। उसके बावजूद भी वहां का राजा का फिजूल खर्च नहीं रुकता था। फिजूल खर्च मतलब जो राजाओं के शौक होते थे वो करते थे, पार्टी करते थे, मनोरंजन करते थे, राजाओं का शौक नाच देखना, इन सारी चीजों में वो फिजूल खर्चिया करते थे जिसके पास, फ्रांस के पास पैसा नहीं था जिससे वो जनता की देखरेख कर सके या फिर खाने पीने वाली चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सके जिससे वो महंगा ना हो, ठीक है। तो टैक्स जैसा, टैक्स जो सरकार लेती है हमसे टैक्स, वो टैक्स जैसे जो बोझ थे वो सिर्फ तृतीय वर्ग कौन थे, गरीब वर्ग, गरीब वर्ग या सामान्य वर्ग, सामान्य जनता। जो टैक्स जैसे जो प्रॉब्लम थे वो सामान्य वर्ग की जनता से ही लिया जाता था, अमीर लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, न पादरी लोगों से लिया जाता था। मतलब जो पहले वर्ग में होते थे उस वर्ग में आते थे पादरी, जो चर्च में बैठते हैं, चर्च में पूजा, जैसे मंदिरों में पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं ना, वैसे चर्च में जो रहते हैं उसे पादरी। तो पहले वर्ग में पादरी आते थे, उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था, उस टाइम पादरी बहुत अच्छे खासे अमीर होते थे। दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग होते थे, ये भी टैक्स से मुक्त थे, इन्हें टैक्स नहीं देना था। टैक्स किसे देता था, आम जनता के पास, जिनके पास खुद खाने को पैसे नहीं है, उन गरीबी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, उनसे ही टैक्स वसूला जाता था, जिसके कारण फ्रांस की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में आकर फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस के राजा लुई 16 के खिलाफ विद्रोह कर देती। राजा की गलत नीतियां, राजा की गलत नीति में क्या हुआ कि राजा जो था अमेरिका की क्रांति में फ्रांस की मदद करने लग जाता। जो लुई 16 होता है वो क्या करता है, अमेरिका की क्रांति में मदद करने लग जाता। अमेरिका में क्रांति किस बात की हुई थी, जिस तरीके से भारत पे अंग्रेजों का शासन था, का शासन था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी तरीके से अमेरिका भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। गुलाम था। तो अमेरिका भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए वो क्रांति कर रहे थे। तो जो फ्रांस का राजा था उसने अमेरिका की क्रांति में साथ दे दिया, जिसके कारण फ्रांस पर और ज्यादा कर्ज बढ़ गया, कि फ्रांस का कर्ज बढ़ गया, ठीक है। दूसरा क्या कारण था, अमेरिका जब आजाद हुआ तो उसने लोकतंत्र की स्थापना कर लिया, लोकतंत्र की स्थापना कर लिया, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने भी, फ्रांस की जनता ने लोकतंत्र की मांग कर दी। मांग कर दी मतलब अमेरिका जो था आजाद होकर लोकतंत्र की स्थापना किया, जिसके कारण फ्रांस की जनता भी लोकतंत्र की मांग कर दी। अगला कारण की कमी, मतलब खाने पीने वाली चीज की कमी हो रही थी, क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दूसरा, महंगाई भी बढ़ने के कारण भूखमरी से लोग मरने लगे, मर रहे थे, ठीक है। रोटी जैसे बेसिक चीजें जो रोज खाते हैं लोग, वो चीजें भी आम जनता, जो गरीब लोग हैं, उनकी पहुंच से बाहर हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति उत्पन्न। 1792 में फ्रांस में लोकतंत्र आ गया। फ्रांस में लोकतंत्र कब आया, 1792 में फ्रांस में लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र आने के बाद फ्रांस में क्या बदलाव आया ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789, फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई और लोकतंत्र की स्थापना कब हो गई, 1792 में।
और इसमें क्या क्या परिवर्तन है लोकतंत्र स्थापित होने के बाद? तो सबसे पहले राजा की मर्जी नहीं चलने लगी, राजा को पद से हटा दिया गया। अब जो देश में है राजा की मर्जी नहीं चलेगा, संविधान के अनुसार देश का शासन होगा। मतलब वहां के लोगों ने मिलकर एक संविधान नाम की किताब लिखी, जो कानून की किताब होती है उसे लिखी, और उसके आधार पर देश को चलाने की बात की गई। ठीक है, नागरिकों को, हर नागरिकों को समानता का अधिकार, सभी को समान अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, और बंधुत्व, मतलब भाईचारा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, विचार के अधिकार मिला। इन्होंने अपनी पहचान के लिए एक नया तिरंगा झंडा बनाया जो 3 रंगों से बना हुआ है। भारत का भी झंडा तिरंगा ही कहलाता है क्योंकि भारत के भी झंडे में मेजर 3 कलर का ही यूज किया जाता है। उसी तरीके से फ्रांस के भी झंडे में 3 कलर का यूज किया जाता है, जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, नीला, सफेद और लाल। इस तरीके से इन्होंने अपने एक झंडे का प्रतीक बनाया। अगला, अब जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधित्व संसद में बैठने लग गया। मतलब क्या हुआ कि अब जो जनता है वो अपने नेता को चुना करते हैं, राजा शासन नहीं करेगा, जनता मतलब जो लोग हैं वो चुनेंगे और वो उस जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और नेशनल असेंबली में बैठेंगे। नेशनल असेंबली मतलब जो नेता लोग चुनेंगे तो एक बिल्डिंग में जाके बैठेंगे, उसी बिल्डिंग में एक साथ बैठेंगे, तो उसी बिल्डिंग का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में बैठकर वो अपना कानून बनाएंगे। ठीक है, कानून बनाने लगे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है, मतलब फ्रांस की बिल्डिंग है जिसमें सारे फ्रांस की जनता द्वारा चुने हुए नेता नेशनल असेंबली में बैठा करते थे और उसमें बैठकर कानून बनाने लगे। अब क्या हुआ, अब राज्य एक दूसरे के माप तोल के, देखो यहाँ क्या कहा गया है, एक राज्य दूसरे राज्य के माप लाने या ले जाने में अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। मतलब क्या होता था, फ्रांस में बहुत सारा राज्य था और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। हर राज्य का अलग अलग टैक्स था, टैक्स देना पड़ता था। इस टैक्स को अब खत्म कर दिया गया। इसे मैप के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे फ्रांस का एक राज्य ये रहा, दूसरा राज्य ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, ये सातवां, ऐसे करके ये राज्य है। अब किसी राज्य में 10% टैक्स है, किसी राज्य में 20% टैक्स है, किसी राज्य में 30% टैक्स है, कहीं पे 5% टैक्स है, किसी पे 2% टैक्स है। तो जो व्यापारी लोग होते थे उन्हें परेशानी होती थी कि अगर इस राज्य से इस राज्य में जाएंगे तो हमें अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे 2% का टैक्स है, यहाँ पे 10% का टैक्स है, यहाँ पर 20% का टैक्स है। इसके लिए जनता परेशान होती थी। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ, तो सभी राज्यों को मिलाकर एक ही टैक्स बनाया गया। एक ही टैक्स, मतलब आप किसी भी राज्य में जाओ तो आपको समान टैक्स ही देना पड़ेगा, जिससे व्यापारी लोगों को आसानी हुआ व्यापार करने के लिए। क्योंकि अगर हर राज्य में अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा तो उनको क्या होता था, हिसाब किताब करने या अन्य चीजों को देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, कहीं 5% कहीं कुछ। और दूसरी प्रॉब्लम थी यहाँ पे माप तौल की। माप तौल को हम इस तरीके से नापते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जमीन को। जमीन में जैसे भारत में जाओगे तो कहीं जमीन गज में बिकता है, जैसे दिल्ली में आओगे तो आपको गज के हिसाब से मिलेगा। फ्लैट लेने जाओगे तो स्क्वायर फीट में मिलेगा। आपको गांव में जाओगे, बिहार साइड जब मिलेगा आपको बीघा में। ठीक है, आप उसके बाद बिहार के बाद यूपी में जाओगे तो आपको एकड़ में मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब जाके हरियाणा साइड जमीन लेंगे तो आपको किला में मिलेगा। मतलब ये सारा क्या है, जमीन मापने का तरीका है, गज हो, स्क्वायर हो, बीघा हो, एकड़ हो, किला हो, हर क्षेत्र में अलग अलग है। अब किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कितने गज में कितने स्क्वायर फीट होता है, कितने बीघे में कितना एकड़ होगा, कितने किले में कितना एकड़ होगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। माप तौल की विधि भी क्या है, अलग अलग है। तो जब लोकतंत्र की स्थापना हुआ तो इन्होंने माप तौल का एक ही माप तौल बनाया कि हर जगह पे एक ही तरीके से मापा और तौला जाएगा। ठीक है, तो एक माप तौल का, एक तौल का सिस्टम लागू किया गया और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा की तरह अपनाया गया। कि फ्रेंच क्या हो गया, राष्ट्रीय भाषा। कोई भी सरकार जो कार्य करेगी कौन से भाषा में कार्य करेगी, फ्रेंच भाषा में कार्य करेगी। टॉपिक आता है 1804 में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हम देखेंगे
राजा नेपोलियन के बारे में। ये नेपोलियन था क्या? नेपोलियन कहाँ था? फ्रांस का राजा था। अब ये कहाँ से आ गया फ्रांस का राजा? तो हम इसे डेट बाय डेट पढ़ते हैं। 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, ओके। फिर 1792 में लोकतंत्र आता है। फिर 1799 में नेपोलियन तख्ता पलट करके फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। मतलब एक तरीके से अब फ्रांस में दोबारा राजतंत्र आ गया, ओके। मतलब डेटलाइन कैसे हमने कब से पढ़ना स्टार्ट किए कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति होने के बाद 1792 में फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होता है। फिर लोकतंत्र अच्छे से चल ही रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने क्या किया? फ्रांस पर कब्जा कर लिया, तख्ता पलट किया। और तख्ता पलट करके क्या किया? पूरे फ्रांस पर कब्जा कर लिया और राजतंत्र की स्थापना किया। जब इसने राजतंत्र की स्थापना की तो उन्होंने बहुत सारे कानून बनाया। उसी कानून को नागरिक संहिता कहते हैं, ठीक है। फ्रांस के नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता, मतलब जब नेपोलियन ने फ्रांस पर कब्जा किया तो उन्होंने कानून बनाया। उसी कानून को क्या कहते हैं? नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता, जो कब बनाया था? 1804 में, ठीक है। यही लाइन लिखा, 1804 में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कानून बनाया जिसे नागरिक संहिता या सिविल कोड कहा गया। यह एक नेपोलियन संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषता है जो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले सभी नागरिकों को कानून में समान माना गया, समान कानून, ठीक है। जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार दिया गया था कुलीन वर्ग को और पादरियों को, वो उनसे छीन लिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार पहले लोगों के पास नहीं था, ठीक है, ये राजा के हाथों में रहता था और कुछ अमीर लोग और पादरियों के हाथ में रह करता था। अब क्या होता था? अब जो जमीन का अधिकार था वो मालिकाना हक आपको मिल सकता था कि अब जो गरीब जनता है वो भी जमीन खरीद सकता था और उसका मालिक बन सकता था, ठीक है। लोगों को बोलने, ठीक है, काम करने, मतलब कोई भी कार्य कर सकते हुए अपने हिसाब से काम कर सकते, जो उनको कार्य आता है, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इन सब की आजादी दी गई, ठीक है। महिलाओं को कम आजादी दिया नेपोलियन ने और पुरुषों को अधिक अधिकार दिए, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं? महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिए गए। मतलब जो महिलाओं को कम अधिकार दिया गया नेपोलियन द्वारा और पुरुषों को अधिक अधिकार दिया। अधिक अधिकार में क्या दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था और तलाक जैसे अधिकार जो मामले थे वो पुरुषों के हाथों में दे दिया गया। किसानों को भूदस्त्व या भू गुलामी से आजादी दिलवाया। जो पहले गरीब लोगों को खरीद कर गुलाम बना लिया जाता था, क्या कर लिया जाता था? गरीब लोगों को खरीद कर गुलाम बना लिया जाता था, वो गुलामी से आजादी दिलवाई। और गरीब लोग, जो आम जनता थी, वो जागीरदारों को कर देते थे, तो उससे भी मुक्ति मिली, ठीक है। प्रशासनिक विभाजन को सरल किया गया, बनाया गया। प्रशासनिक विभाजन मतलब कि फ्रांस को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, सभी अधिकारियों को उनका काम बांटा गया और उसके आधार पर सरल बनाया गया। जो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून थे, अलग अलग राज्य में, जैसे फ्रांस आप मैप में देखेंगे, फ्रांस का जो ये मैप है इसमें आप देखेंगे फ्रांस के अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून था। तो इन सारे कानूनों को क्या किया? समान किया, बराबर किया, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जो नियम थे उन्हें एक जैसा सरल बना दिया गया। हमारा जो अगला टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी क्या है? एक विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? सोच, कि उदारवादी सोच कैसी होती है, उदारवादी लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि उदारवादी लोग राजनीतिक तौर पर कैसे सोच रखते हैं और आर्थिक क्षेत्र में कैसी सोच रखते हैं।
तो ठीक है, सबसे पहले हम उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब समझते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, उदारवादी राष्ट्रवाद की सोच जो है वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां जो सरकार हो वो जनता की इच्छा से बने, मतलब जनता द्वारा चुना ही व्यक्ति शासन करे। सब लोग कानून के नजरों में समान रहे, कानून के सामने बराबर हो। ठीक है, कानून के आधार पर क्या हो, समान हो। ऐसे ना हो कि अमीर को छूट मिल रही है, गरीबों को ही सजा दी जाए। ठीक है, कानूनी तौर पर सबको समान बराबरी मिले। व्यापार की स्वतंत्रता हो, जिस व्यक्ति के अंदर जो रुचि हो, जिस चीज में व्यापार करना चाहता हो उस चीज का व्यापार कर सके, जिस राज्य में जाके व्यापार करना चाहता है उस राज्य में जाके व्यापार कर सके। ठीक है, जैसे भारत में क्या होता है, यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, कश्मीर, अलग अलग क्षेत्रों में जाके व्यापार करते, वैसे वहां पे भी फ्रांस में भी चाहते थे कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाके व्यापार कर सके, उन्हें रोक टोक ना हो। ठीक है, राजा और महाराजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो खत्म कर दिए जाएं। ठीक है, ये इनकी सोच होती है। ठीक है, सरकार क्या ये सोच है इनकी। राजनीतिक क्षेत्र में, अब राजनीतिक क्षेत्र में जो ऊपर पढ़े उन्हीं से मिली जुली चीजें यहाँ पर भी है। मिली जुली क्या है, सरकार जनता की सहमति से बननी चाहिए, मतलब जनता की इच्छा से बनना चाहिए, जनता द्वारा चुना हुआ बना होना चाहिए, ना कि राजा की मर्जी से, मतलब राजा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ना शासन करे, जनता द्वारा चुना व्यक्ति, मतलब लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही देश पर शासन करे। अब देश का शासन संविधान के नियमों से, मतलब जो कानून बनाया जाए उन कानूनों के नियम से ही देश में शासन चलना चाहिए। ठीक है, ओके, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और संसद में देश के लिए काम करते हैं, मतलब जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो संसद में जाकर देश के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, राजा महाराजा और उच्च वर्ग को मिलने वाला विशेष अधिकार खत्म करना, मतलब जो चीज हमने ऊपर पढ़ा वही चीजें राजनीतिक इनकी सोच है। अब हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में इनकी सोच कैसी थी। आर्थिक क्षेत्र में इनकी सोच, सबसे पहले सब लोग अमीर हो या गरीब हो कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है, ये एक बात पे ये थे, ये सोचते थे कि सिर्फ पढ़े लिखे और जो अमीर लोग हो उन्हीं को वोट देने का अधिकार हो देना चाहिए, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको या अमीर लोगों को, ठीक है, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या तो पढ़े होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, ना तो कम से कम अमीर होने चाहिए। ठीक है, मगर भारत जैसे देशों में क्या होता है, भारत में क्या होता है, आप 18 साल से ऊपर हो जाइए, 18 से ऊपर हो जाइए। ठीक है, 18 से प्लस के ऊपर हो जाएंगे आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप अंधे हो, लंगड़े हो, गरीब हो, कैसे भी हो, लड़का है, लड़की है, किसी भी आधार पर है, लड़का है, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। मगर उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, कैसे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग, क्या है, पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकें। ठीक है, व्यापार में जो है सरकार कम दखल अंदाजी करे, मतलब कोई व्यापारी है वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके, उसके व्यापार में ज्यादा रोक टोक ना कर सके, रोक टोक ना करें। ठीक है, व्यापार को स्वतंत्र रखे जिससे सभी व्यक्ति व्यापार कर सकें। अब सामान और सेवाओं को आने और जाने पर रोक नहीं थी जिससे व्यापार आसान हुआ। ठीक है, उदारवादी को क्या है, सामान को आना, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को ले जाना, इन सब पर रोक नहीं था जिससे व्यापार आसान हुआ। ये सारी कहानी जो है फ्रांस की है, क्या है, फ्रांस की, फ्रांस में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।